नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल। तो मैं आप सभी को आज इस पार्ट पे बताऊंगा ईवीएस पेडागोजी प्रीवियस ईयर का। और मैं आप सभी को बताऊँ ये क्लास 2 है और मैं जो करा रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा ईवीएस पेपर और समझा करके कराऊंगा। दूसरी बात, अगर आप समझ करके और ट्रिक से कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका सीटेट निकल जाएगा और ईवीएस पेडागोजी काफ़ी बेटर तरीका से गुजरेगा, क्योंकि ईवीएस पेडागोजी एक ऐसा पेडागोजी जिसमें स्कोर उठाने का सबसे बड़ा चांस बनता है। और दूसरी बात बताऊं कि ईवीएस पेडागोजी में ऑप्शन ए, बी, सी, डी अधिकांश ऑप्शन सही होते हैं, तो इसमें जो ज़्यादा सही होता है उसको करके आना है। तो मैं जैसे करूँगा, जैसे बताऊँगा, वैसे यदि आप करते हैं तो डिफरेंट रूप से आपका सीटेट निकलेगा। सबसे पहली बात, मेरे यहाँ क्लास करें तो एक कॉपी और एक कलम जरूर रखें सामने में, तभी क्लास करें। मेरे यहाँ का मज़ा आ जाएगा और आपकी तैयारी काफ़ी बेटर मैं करा दूंगा, विश्वास रखिए। और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके क्वेश्चन टकराने वाले हैं। और सेशन आप लोग बताइएगा कि 30 में आप कितना सही कर पाते हैं, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील क्यों चलता है विद्यालय में, ये बताइए। मिड डे मील देखिए, यह शिक्षण अधिगम को बहुत ही मूल्यवान समय बर्बाद करता है। भाई ऐसा कोई बात नहीं है, शिक्षण अधिगम के साथ कोई लेना देना नहीं है, गलत बात बोला। यह ईवीएस अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर देता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ करेगी यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय खाली पेट आते हैं, तो ये जरूरी नहीं है जो खाली पेट आए उसके लिए मिड डे मील चल रहा है और जो भर पेट आए उसको मिड डे मील नहीं दिया जाए, तो बवाल हो जाएगा दोस्तों। गांव वाला लाठी लेकर के आएगा, बहुत मार मारेगा। ठीक है, टीचर लोग पिटाएंगे। तो सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे अच्छे से, आसानी से और ट्रिक से आप लोग जवाब दीजिएगा, मज़ा आएगा। मेरे यहाँ कभी भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए, मेरा लाइव क्लास करे। तो आपका पेडागोजी कराना मेरा मकसद है और बेटर करा करके भेजना मेरा मकसद है। और मॉर्निंग में सबसे पहले सूचना सुन लीजिए, 9:30 में लाइव होता है और शाम को 7 बजे लाइव होता है। तो 2 लाइव ज्वाइन कर लीजिए, सीटेट तैयारी आपका बेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बतलाता है? बोझ के बिना सीखना क्या बतलाता है? बोझ के बिना स्कूली, यहाँ पे बोला है ऑप्शन, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, गलत बात बोला। स्कूली बैग का कम वजन, याद रखिएगा यही आपका ऑप्शन, जिन्होंने यहाँ पे बी किया उन सभी का सही जा रहा है। स्कूली बैग का कम वजन, यहाँ कम संख्या आपका गलत बात बोला। भार को कम करना ये गलत है, स्कूली बैग का कम वजन को ही बोझ के बिना सीखना बोला गया है, तो आप नोट मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार लाइक कर दीजिए। सभी से आग्रह है कि एक बार लाइक जरूर करें, सेशन में काफ़ी बेटर तरीका से कराऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, ईवीएस की कक्षा समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखने का उद्देश्य पूछ रहा है। तो छात्रों को आसानी से प्रबंधन करना और वर्कलोड को कम करना, वर्कलोड को कम करने की बात हो रही है, गलत बात बोला। यहाँ बोला है लड़के लड़कियां को अलग अलग सीखने के लिए व्यवस्था, गलत बात बोला। कम और उच्च प्रदर्शन की बात हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग एवं उपचारात्मक शिक्षण, गलत हुआ। सहयोग, यहाँ पे बोला है समूह में, समूह में कभी भी क्या होता है नोट करिए, समूह में सहयोग के मूल्यों को लागू करने, समूह में कभी भी क्या होगा, सहयोग होगा। और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना, सबसे बेटर आपका डी इज द राइट आंसर। और यहाँ जो लोग डी कर रहे हैं उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाला, बाला का फुल फॉर्म पूछ रहा है आप लोगों से, तो कभी भी याद रखिएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग, बाला बिल्डिंग याद रहेगा।
तो आपका ट्रिक लड़ जाएगा हिंदी में सबसे बेटर। ठीक है, तो आपका यहाँ डी इज द राइट आंसर। लिख लीजिए बाला का हिंदी रूप क्या है, तो अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। और इसका अंग्रेजी नाम मैं बता देता हूँ, अंग्रेजी नाम क्या है। इसका अंग्रेजी नाम है, लिख लीजिए आप लोग, बिल्डिंग लिखिए आप लोग, मैं लिख देता हूँ, बिल्डिंग एज, लिखिए नोट करिए, लर्निंग एड। ठीक है, बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, और हिंदी में आपको पकड़ने का ट्रिक है बिल्डिंग, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाइए, 65 नंबर क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, क्या बोलता है आपसे क्वेश्चन कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। काफ़ी अच्छे से करिएगा आप लोग। सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों को अर्जित करना, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना दृढ़ता से, ये गलत बात बोलता है। ठीक है, दृढ़ता बोलते हैं मजबूती से। विभिन्न भौतिक घटनाओं को पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, ये आपका गलत हुआ। तो भाई कौन सा सही जा रहा है, आइए मैं बताता हूँ ऑप्शन। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत एवं स्पष्टीकरण से अलग है। और यहाँ पे डी है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। क्या मारिएगा आप लोग बताए, 65 नंबर। सी और डी में उत्तर बताए, तो सबसे बेटर है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है, यही आपका सबसे बेटर है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह डैश है। आप सभी को पता है, मैं आप सभी को ट्रिक से बताऊंगा। आपको पता है भाई महिला पुरुष से कमजोर होता है, नहीं होता है मेरे साथियों। तो यहाँ आप लोग क्या करके आइएगा, रूढ़िबद्ध धारणा बन गया है। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बता दीजिए। देखिए बिहार यहाँ पे है, मान लीजिए नक्शा में, तो जम्मू कश्मीर आपको यहाँ पे पड़ेगा, बोले तो उत्तर और पश्चिम में पड़ेगा। और फिर गोवा की स्थिति बिहार से कह रहा है यहाँ पे, तो आपका होगा क्या, दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम कहाँ पे है, उत्तर आपका डी पर जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस स्थिति में धीमी होती है। याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, धीमी होती है। वाष्पीकरण का एक ही ट्रिक है कि सतह क्षेत्रफल कम, तापमान कम, तो वाष्पीकरण भी कम, सब चीज कम होता है दोस्तों। यदि सतह क्षेत्र कहेगा कि वाष्पीकरण तेजी से, तो सतह क्षेत्रफल ज़्यादा, तापमान ज़्यादा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो वाष्पीकरण का धीमी मतलब कि तापमान भी कम, क्षेत्रफल भी कम, जहाँ भी मिलेगा मार के आना है। तो सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी होगा, तो वाष्पीकरण जो होगा वो क्या होगा साथियों, आपका धीमी होगा। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने एक किया उनका सही किया। देखिए स्थानों, दूरियों, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या होगा बताइए आप सभी को। काफी हिट क्वेश्चन, विवेक क्वेश्चन है, और बहुत लोग गलत करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में। तो स्थानों, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति, तो मानचित्रण कौशल इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप कहेंगे दिशात्मक कौशल, तो दिशात्मक तो केवल दिशा है, तो इसमें दूरी भी तो है भाई। क्या, तो स्थानिक, तो चित्रण कौशल के अंतर्गत आता है। सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, स्थान, नोट करिए, स्थान, दूरी, दिशा के सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता क्या कहलाता है, तो चित्रण कौशल कहलाता है मेरे साथियों। आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने
प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने वाले पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। एनसीएफ की सिफारिश नोट करिए मेरे साथियों, काफ़ी नोट बहुत बेटर है, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है यहाँ पे। तो एनसीएफ की सिफारिश कहे तो 2000 ईस्वी में हुआ था, लेकिन लागू कहे दोस्तों, नोट करिए, एनसीएफ लागू हुआ था 2005 में, लेकिन सिफारिश की बात कर रहा है तो आपका उत्तर डी पड़ जाएगा। 2000 ईस्वी में सिफारिश हुआ था। बहुत अच्छा जा रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, कहीं भी स्थानांतरित खेती आएगा मेरे साथियों, आप लोग उत्तर पूर्व करके आइएगा। तो ये नोट कर लीजिए, स्थानांतरित खेती नोट मारिए। जो लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं नोट करिए भाई, उत्तर पूर्व दिशा में। बहुत अच्छी बात है, जो बी किए उनका सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन बोला, कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध स्वदेशी लोगों को अपने नदी के जीवन रेखाओं से अलग करता है, सही बात है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, नहीं भाई, बांध तो टूट भी सकता है, ठीक है, नेगेटिव बात है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपका बी पर जा रहा है। या पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता है, बात सही है, बांध से प्रदूषण नहीं होता है। जल विद्युत बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे बेटर यहाँ पे बी पर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है। नोट करिए भाई, नोट करने वाले क्वेश्चन है, बस ज़्यादा नोट नहीं करना है, मैं छोटा सा कहता हूँ, छोटा छोटा नोट बनाए। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? भाई मैं आप सभी को बता देता हूँ, लिख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस से जलवाष्प होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लिख लीजिए, लिख लिए सभी कोई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रीन हाउस गैस तीनों होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी मज़ेदार सेशन मैं करा रहा हूँ, आप सभी कोई ध्यान से करते चलिए, ठीक है। जो भी सेशन डालेगा इसी में से डालेगा, पुराने प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न है उसी से डालेंगे, नए प्रीवियस ईयर से डालने का चांस कम रहता है, ठीक है। चलिए, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता है? जानते हैं क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन समझिए, ठंडा जो रेगिस्तान होता है उस पर मानसून का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कारण है? बोले तो वहाँ पे गर्मी कभी नहीं आती है। इसका कारण है कि ठंडा रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। यहाँ पे जो सी कर रहे हैं उन सभी का सही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का मैं कमेंट देखता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ भी है पूछिएगा ज़रूर। और अभी तक फॉर्म नहीं भरे, फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि सीट फुल हो रहा है। नया नीति लागू हुआ है नए तरीका से, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर, ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो SO2 और NO2, ठीक है। तो SO2 और NO2 जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर दोनों रहे तो आप SO2 करके आइएगा, आपका 100% सही जाएगा। तो इसमें दोनों लिखा हुआ है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ऐसे अगर कहता कि दोनों तो दोनों मारते, लेकिन दोनों ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। क्लियर? पूरा क्लियर करते चले, मैं पूरा क्लियर कराऊंगा भाई। आइए क्वेश्चन को करिए। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया? गोलकुंडा का किला, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बेटर आप लोग का जवाब आना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। चलिए, यहाँ होगा काकतीय राजवंश, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। सबसे पहले सूत्र लिखे, सभी को मैं बोला हूँ कि मेरे यहाँ तैयारी करना है भाई, तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, तब अच्छे से तैयारी करें और अच्छा रिजल्ट लाए। कमेंट करके बताइएगा आप लोग का रिजल्ट आएगा तो। भाई यहाँ पूछा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का सूत्र लिखिए। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन। तो गुना कर लीजिए 15 या 45 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बहुत अच्छी बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? भार सदिश राशि होता है, गुरुत्वाकर्षण सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि है। अदिश राशि में कौन कौन आते हैं मैं लिख देता हूँ। द्रव्यमान, दूरी, याद रखिए दो चीज, दूरी में आपका हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब चीज क्या है? अदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश नहीं गुजर सकता, कोई प्रकाश नहीं गुजर सकती है, तो जब नहीं गुजरेगा तो न अमान्य होता है क्या? न तो अपारदर्शी। बहुत अच्छी बात, जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है, सुन लीजिए, पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु का भार क्या है? इसको पकड़ने वाली बात है। भार क्या होगा? यहाँ आपसे भार पूछ रहा है, तो भार चेंज होता है। जिसका द्रव्यमान चंद्रमा के सतह पर 10 kg है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है मेरे प्यारे साथियों। तो आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी सतह पर भार क्या होगा? जब चंद्रमा पर 10 kg है तो पृथ्वी पर 60 kg हो जाएगा मेरे साथियों। नोट कर लीजिए, भार चेंज होता है, भार पूछा है। लेकिन यदि पूछता द्रव्यमान, तो द्रव्यमान नो चेंज, जितना देगा उतना ही आंसर। क्लियर? तो जो भी सेट है मैं पूरा का पूरा सही बता रहा हूं, यही करके आइएगा आप लोग। एक विलय की विघटन दर किस पर निर्भर करती है? मैं आप सभी को बता दूं कि मान लीजिए 2 गिलास ले लीजिए, इस प्रकार से दोनों में नमक डाल दीजिए और गर्म करिए, और एक को गर्म नहीं करिए। एक को गर्म करना है, एक को गर्म नहीं करना है। तो सबसे पहले नमक किन में घुलेगा? तो गर्म करेंगे उसमें नमक घुलेगा। तो विलय की विघटन दर माने घुलना तापमान पर निर्भर करता है मेरे साथियों। बहुत बेटा जा रहा आप लोग का जिन्होंने यहाँ पे तापमान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है सुनिए। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ की संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में कौन सी ऐसा योजना करने में सबसे उपयुक्त रणनीति है? बताएं आप लोग। मेरा एक ट्रिक याद रखिए मेरे दोस्तों, यदि आप एक टीचर है, सुन लीजिए, कहीं भी कहें संरक्षण की बात, पेड़ का संरक्षण, जल का संरक्षण या कोई भी चीज का संरक्षण कहे, तो बच्चों को कहेंगे पेड़ का संरक्षण के बारे में, एक पेड़ ले लो और इसको तुम संरक्षित करो कि तुम कितने दिन तक इस पेड़ को जीवित रख सकते हो। तो डिफिनिट रूप से बच्चा पेड़ को जीवित रखेगा। तो पेड़ संरक्षण के लिए क्या कहेंगे बच्चों को? याद कीजिए, काफी बेटर तरीका से बताया हूं अभी। बच्चों को एक पौधे अपनाने को कहेंगे और उनको पोषित करने में मदद करना। सबसे बेटर आपका ए इज द राइट आंसर। कहेंगे कि एक पेड़ ले लो, इसको बचा के रखना तुमको है। तो बच्चा पेड़ संरक्षण सबसे बेटर तरीका से समझेगा। ठीक है, बहस करने से काम नहीं चलने वाला है, पेड़ संरक्षण करना है, पोस्टर लगाने से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। सबसे बेटर आपका ये पड़ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सभी से आग्रह है कि एक सपोर्ट चाहिए आपका। सुन लीजिए सभी कोई, सपोर्ट में आप अपने ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी है अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक में कभी कभी नहीं करिए, तो मैं डेफिनेट रूप से कहता हूं कि आपको बेटर करवा के भेजूंगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन काफी लॉन्ग है तो हम लोग लॉन्ग टाइप से ही पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, आराम से, घबराना नहीं है। क्वेश्चन कहता है, अजय ने अपने मित्रों से उन बीमारियों के समूह पर एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनमें पड़ोस के लोग पीड़ित थे। तो सर्वेक्षण का आंसर हम बोलते हैं क्या? आंकड़ा। सर्वेक्षण का आंसर मैंने क्या बताते आ रहा हूं। तो सर्वेक्षण किसका होता है दोस्तों? आंकड़ा का होता है, लेकिन इसमें आंकड़ा नहीं है, फिर भी आगे पढ़ेंगे। चलिए, पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस शिक्षण अधिगम में रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? नेगेटिव गया। तो इस समुदाय में बीमारियों को
उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वह पीड़ित थे। बात सही है भाई। इन समुदाय के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिला। अच्छा बात है। इस बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिला। अच्छा बात है। इनमें बच्चों को डाटा होल्डिंग समझने में एक काम को करने में सक्षम बनाया। ये डाटा होल्डिंग आपका बेटर नहीं होता है, नेगेटिव था, इसलिए आपका उत्तर डी पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक छोटा सा कहानी, देखिए एक क्वेश्चन कितना लॉन्ग है। देखिए सीटेट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपकी बार एग्जाम दीजिएगा तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो आपको भी इस तरह से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। फिर भी एक आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपातकाल स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चे ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से, सुनिए कितना बड़ा कहानी कह रहा है, पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा करने के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? दोस्तों कभी भी एलपीजी वाले क्वेश्चन को याद रखिएगा, यहाँ पे अन्वेंशन वाला आपका सही जाएगा। देखिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। सीटेट में जब बैठिएगा ना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ऊपर नीचे करिएगा, ऊपर पढ़िएगा तब तक नीचे वाला गायब, नीचे पढ़िएगा क्वेश्चन का ऑप्शन तब तक ऊपर वाला गायब, मतलब भूल जाइएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा ट्रिक से पढ़िए। एलपीजी का क्वेश्चन अन्वेंशन वाला सही जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन है, सुनिएगा कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। समुदाय क्या है? एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। तो कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, कोई समुदाय बिना आलोचना को स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा, तो बिना आलोचना गलत हुआ। यह सस्ता सुलभ है, सस्ता महंगा। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उसके पास समय है। अच्छा बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, हम लोग क्या बुड़बक है क्या? आप लोग बुड़बक है मतलब कि कमजोर है आपका उत्तर क्या जाएगा? यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सबसे बेटर आपका समुदाय जो है यही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे यहाँ। चलिए ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? देखिए विद्यालय के बाहर जाना, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों? विद्यालय के बाहर जाना मतलब होता क्या कि किताबी ज्ञान से, माने बुक के ज्ञान से बाहर जाना। सबसे बेटर आपका यही होता है। बोले तो पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, न कि पाठचर्या से। पाठचर्या से बाहर जाना गलत होगा। पाठ्य पुस्तक से, बोले तो बुक से बाहर जाना है, किताबी ज्ञान से बाहर जाना है, तो पाठ्य पुस्तक मानेंगे। पाठचर्या माने हो गया सिलेबस, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना है, बुक से बाहर जाना है, ना कि पाठचर्या से। तो ये पकड़ने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन देगा जरूर। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है और प्रेम से करेंगे। कक्षा 3 के छात्रों को रामा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार के साथ रहते हैं, सुनिएगा इसमें कहा कि एकल परिवार का गठन करते हैं, माँ और माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करता है। अच्छा बात है भाई। और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार के साथ रहते हैं, माने उसका जो दादा दादी है वह अन्य रिश्तेदार के साथ रह रहा है, तो यह एक विस्तारित परिवार है। क्या है? विस्तृत परिवार है। अच्छा बात बोला। तो आप अपने
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो लोग ऑफलाइन एग्जाम दिए हैं सभी कोई फिर से और अच्छे से सुधार करिए, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बोला कि माता पिता, पकड़िएगा आप लोग, माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार है, अच्छा बात बोला। और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार के साथ रहते हैं, दादा दादी जो है वह अन्य रिश्तेदार के साथ में रहते हैं, तो भाई ये कितना गलत बात है। दादा दादी को अन्य रिश्तेदार के साथ रखिएगा, ठीक है। अगर शामिल करते हैं तो वह विस्तृत परिवार हो जाता। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो भाई हम सोचते क्या है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। आप यही करके आइएगा, दिक्कत नहीं होगी। समावेशी क्यों नहीं है? क्योंकि दादा दादी को एक अन्य रिश्तेदार के साथ नहीं रहने देना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे डी पढ़ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? बताइएगा। गतिविधि क्या है? श्याम पट्ट का प्रयोग करिए गतिविधि, चित्र को पढ़िए गतिविधि, फील्ड का भ्रमण कीजिए गतिविधि, तो उपयुक्त सभी मानेंगे। तो आप लोग गतिविधि लिख करके नोट कर लीजिए, गतिविधि लिख करके नोट करिए, फटाफट लिखिए। गतिविधि में श्याम पट्ट का प्रयोग करना, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण करना, ठीक है, हो जाएगा आपका। करेगी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह क्या हो? विषयगत हो, एकीकृत हो, समावेशी हो, सभी हो। क्या मारिएगा आप लोग बताएं? मेरे दोस्तों, आप कहेगा सर समावेशी मारेंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए। पर्यावरण बोले तो ईवीएस, मैंने आपको बोला था ईवीएस की प्रकृति एकीकृत होती है। ईवीएस की प्रकृति एकीकृत होती है तो समावेशी को भी मारना है। तो जब दो ऑप्शन मारना है तो भाई कोई कल्याण नहीं है, आपको ये सभी करके आना है, तो विषयगत भी सही जाएगा। और ये आज का लास्ट प्रश्न है और मजेदार है। आपके गांव में सुनिएगा, ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में सपेरा का एक अध्याय है, मतलब कि एक ईवीएस का बुक है, उसमें सपेरा का एक चैप्टर है। इसका उद्देश्य है बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। मान लीजिए आपके इलाके में कोई सांप नचाने वाला जादूगर आ रहा है, ठीक है, सपेरा आ रहा है सांप नचाने वाला, ठीक है, तो क्या आप उसको नुकसान पहुंचाइएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि भाई सबको कमाने का अधिकार है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर जो जाएंगे कि सपेरे को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। उसको सपेरा का कहिए कि तुम सांप के पकड़ के क्यों रखते हो, बेलगाओ इसको, आज़ाद करो इसको, भगाओ इसको। तो अगर आप भगाना चाहते हैं तो आप उसको क्या कीजिए, विकल्प दीजिए कि तुम ये काम छोड़ करके यह काम करो, मैं तुमको काम दे रहा हूँ। यदि आप भगा रहे हैं तो आपका अधिकार है, कोई ना कोई उसको विकल्प दीजिए जिससे कि उसका आजीविका चल पाए। कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं ना हुआ? तो मेरे साथियों, सभी से आग्रह है कि आप सभी मेरे यहाँ अगर जुड़ रहे हैं तो आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, विश्वास रखिए, और समझा करके बताऊंगा और टोटल सिलेबस करके आपको भेजूंगा। और जो भी प्रीवियस ईयर है, जितना भी है, सभी को करा करके जाने दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।